भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, इसके ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इम्पोर्टेंट है, इसके दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा गया यानी 53(1) में लिखा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और इसी अनुच्छेद का जो पार्ट 2 है यानी अनुच्छेद 53 का पार्ट 2 है, वह कहता है कि संघ के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च समादेश होगा यानी सुप्रीम कमांड, वो भी किस में होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। तो 53 अनुच्छेद के दो भाग हैं। पहले भाग में ये दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और दूसरे पार्ट में लिखा गया है कि जो संघ की रक्षा बल हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उसका जो सुप्रीम कमांड होगा वो राष्ट्रपति में होगा। अनुच्छेद 54, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसमें जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेंगे यानी निर्वाचकगण, उनका जिक्र है कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे यानी निर्वाचकगण में। तो इसमें भी कुछ पार्ट हैं, देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसे सदस्य शामिल होंगे। कौन होंगे? भाग क कहता है कि संसद यानी दो संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होंगे। और ख में लिखा गया है कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, वो भी निर्वाचित, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन 70वां संविधान संशोधन किया गया, यानी 70वां जो संविधान संशोधन किया गया उसमें लिख दिया गया, ये जो संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था। और इसमें कहा गया है कि इसके भाग ख में जो राज्य लिखा है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी भी शामिल होगा, यानी यूनियन टेरिटरी हैं दोनों, दिल्ली और पांडिचेरी, ये दोनों भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। यानी यहाँ जो विधानसभाएं हैं उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वह इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये था आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेंगे वो कौन कौन होंगे? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन के दौरान इसमें दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। अगला अनुच्छेद है 55। अब देखते हैं 55 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा उसका वर्णन है। जिसके 3 खंड हैं। पहले खंड में लिखा गया है जो भिन्न भिन्न राज्य हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है उसके मापमान में क्या होगी? एक रूपता होगी। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो भिन्न भिन्न राज्य हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है राष्ट्रपति चुनाव में, उसके मापन में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। ये अनुच्छेद 55 के पार्ट 1 में कहा गया है। इसी अनुच्छेद के पार्ट 2 में कहा गया है कि राज्यों और संघ के बीच जो है प्रतिनिधित्व क्या होगा, वह भी उनकी जो हिस्सा लेंगे इसमें विधायक और सांसद, उनका मत मूल्य क्या होगा। ये अनुच्छेद 55 के भाग 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने वाले सांसदों और विधायकों का मत मूल्य कितना होगा। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है अनुच्छेद 55(3). इस 55(3) में ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो कैसे होगा? आनुपातिक
प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय, इसको आप हस्तांतरणीय भी पढ़ सकते हैं। और गुप्त मतदान होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 55(3) में। यानी अनुच्छेद 55 का जो तीसरा पार्ट है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 55(3) में कहा गया है। इसी अनुच्छेद में इस बात का भी जिक्र है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो 1971 की जनगणना के आधार पर होंगे। यानी 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर होगा, और ये जो है अभी 2026 तक चलेगा। अगला जो प्रस्तावित है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, तब तक के लिए प्रस्तावित है। फिलहाल अभी 1971 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 ये जो है ये राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में संदर्भित है। तो अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जो पदावधि होगा वो कितना होगा। तो राष्ट्रपति की पदावधि होगी उसकी जो शपथ ग्रहण की तारीख है, यानी पद ग्रहण की तारीख से लेकर 5 वर्ष तक होगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 56 में। और इसमें परंतु जोड़ा गया है, यानी अनुच्छेद 55(1) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर सकता है। माफ करिएगा, ये अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद 56(1) के उपखंड के अनुसार उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर सकता है। और अनुच्छेद 56(1) के अनुसार ये दूसरा उपखंड है, इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर यदि कहीं पर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, यानी अतिक्रमण कर रहा है, तब अनुच्छेद 61 के अधीन महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इसी अनुच्छेद 56 भाग 1 के उपखंड ग के अनुसार यह लिखा गया है कि यदि किसी राष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया है तब भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका जो नया उत्तराधिकारी है वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये अनुच्छेद 56 था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किया गया है। तो 56(1) के अनुसार ये लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। दूसरा जो खंड 1(ख) है, इसके अनुसार लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 56(1) के अनुसार पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अब इसमें एक और खंड जोड़ा गया है जो कि है 56 अनुच्छेद और खंड इसका जो है दूसरा है, उसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग करता है तो इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। यानी यदि कोई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है तो उपराष्ट्रपति को चाहिए कि वह उसकी तत्काल सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को दें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा जो है वो जनता की प्रतिनिधि है,
तो जनता को ये सूचना तत्काल मिलनी चाहिए कि राष्ट्रपति ने अपना पद त्याग दिया है। अनुच्छेद 57 देख लेते हैं। अनुच्छेद 57 में लिखा गया है कि पुनर्निर्वाचन का बारे में लिखा गया है कि अनुच्छेद 57 जो है ये पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 57 में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर हो या रह चुका हो वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अगर पद पे है तब भी, पद पर नहीं है तब भी, राष्ट्रपति है तब भी, राष्ट्रपति नहीं है तब भी, राष्ट्रपति रह चुका है तब भी, यानी कितनी बार हो सकता है इसका जिक्र संविधान में नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार होगा, इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है। तो अनुच्छेद 57 जो है वह पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। यह अनुच्छेद 57 में लिखा गया है। अगला अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता क्या होगी, यानी उसकी योग्यता क्या होगी, उसके बारे में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 58 के खंड 1 के अनुसार, अब इसमें 3 परंतुक हैं, क, ख, ग। अनुच्छेद 58 का जो पार्ट 1 है इसमें 3 उपखंड हैं। पहला उपखंड जो क्या है, इसमें लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। इसमें मूल नागरिक शब्द नहीं लिखा गया है, केवल नागरिक लिखा गया है, यानी जन्म से हो ऐसा नहीं लिखा गया है। कोई व्यक्ति यदि भारत में आगे भारत की नागरिकता ले लेता है तो वह भी राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है। इस तरह का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो लिखा गया है आर्टिकल 58(1) क के अनुसार कि भारत का नागरिक हो। ख में लिखा गया है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और ग में लिखा गया है लोकसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने हेतु उसकी योग्यता हो। तो अनुच्छेद 58(1) के अनुसार, अनुच्छेद है 58 पार्ट है 1 और परंतु 3 है, क, ख, ग। क के अनुसार क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ख के अनुसार क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। और ग के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। अब अनुच्छेद 58 का जो खंड 2 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें लिखा गया है कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लाभ का पद धारण करेगा वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये हो गई योग्यता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है उसके बारे में कहा गया है। तो 58(1) के अनुसार क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके अनुसार भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हित हो। और अनुच्छेद 58(2) का जो पार्ट है इसमें कहा गया है कि वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लेकिन इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा दिया है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा दिया है गवर्नर और चौथा दिया है कि संघ या राज्य में मंत्री पद पर यदि कोई है तो उसे लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। तो लाभ का पद क्या नहीं समझाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार का मंत्री पद कोई व्यक्ति है आसीन है तो उसे लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 59 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 59 में क्या है, अनुच्छेद 59 में दिया गया है शर्त क्या होगी, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं उसके बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 59 का पार्ट 1 कहता है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह संसद के किसी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा किसी राज्य के विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या किसी राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य है, यदि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसके उस सदन की सदस्यता को रिक्त समझा जाएगा। यानी यदि कोई लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ता है, राष्ट्रपति चुनाव का सदस्य उम्मीदवार बनता है, तो जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करेगा उसी दिन से उसकी लोकसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द समझी जाएगी या रिक्त समझी जाएगी। यह लिखा है अनुच्छेद 59 के पार्ट 1 में। इसी अनुच्छेद के पार्ट 2 में यानी अनुच्छेद 59 के पार्ट 2 में लिखा गया है
कि राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, यानी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ग्रहण नहीं करेगा, लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। ये लिखा गया है अनुच्छेद 59(2) में लिखा गया है। 59(3) में जो लिखा गया है वो लिखा गया है सुविधाओं का जिक्र, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी वो लिखा गया है अनुच्छेद 59(3) में। और चौथा जो लिखा गया है यानी 59(4) में क्या लिखा गया है, उसके जो भत्ते उपलब्धियां कम नहीं की जाएंगी, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो उसकी पदावधि के दौरान उसके भत्ते और उसकी उपलब्धियों को कम नहीं किया जाएगा। ये लिखा गया है अनुच्छेद 59(4) में। अगला अनुच्छेद जिसके बारे में लिखा गया है वह है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में या प्रतिज्ञान के बारे में। राष्ट्रपति का शपथ कैसे होगा उसके बारे में लिखा है। तो इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। यदि CJI नहीं है तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी ज्येष्ठतम जो सीनियर मोस्ट होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति शपथ क्या लेते हैं, ये लेते हैं संविधान या विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का लेते हैं, यानी संविधान की रक्षा करने का, उसको बचाने का, प्रोटेक्ट करने का जो शपथ है वो राष्ट्रपति लेते हैं और लोगों के कल्याण की भी शपथ लेते हैं, ऐसा अनुच्छेद है। और अगला अनुच्छेद है 61। देखते हैं 61 में क्या कहा गया है। 61 में कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा उसके बारे में दिया गया है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें लिखा गया है कि कोई एक सदन आरोप लगाएगा, यानी महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सदन क्या करेगा, आरोप लगाएगा। और जिस दिन आरोप प्रस्तावित होगा उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाएगी। और ये प्रस्ताव होगा, इसको जिस सदन में प्रस्तावित किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यानी यदि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करनी है तो जिस भी सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन उस प्रस्ताव पर होना चाहिए। और ऐसे प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पास होना चाहिए। और फिर इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाएगा जहां दूसरा सदन या तो जांच करेगा या कराएगा और फिर उस पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव, कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, तभी महाभियोग को सफल माना जाएगा। और राष्ट्रपति जिस दिन ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा उस दिन से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा, हटाया हुआ समझा जाना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग क्या है। यानी मान लेते हैं ये मिस्टर ए हैं, इनके खिलाफ महाभियोग लाना है तो महाभियोग आप लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। जिस दिन इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, मान लेते हैं लोकसभा में लाना है प्रस्ताव, तो जिस दिन प्रस्ताव लाया जाएगा चर्चा के लिए उसके ठीक 14 दिन पूर्व मिस्टर ए ने राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ ये प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तावित है इस सदन में। और राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रख सकता है। अब यहाँ इस प्रस्ताव को इस लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या उसके 1/4 सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। इस प्रस्ताव को शुरुआत में ही प्रस्तावित करने से पहले 1/4 सदस्य का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। और फिर इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद यदि ये प्रस्ताव 2/3 कम से कम 2/3 बहुमत से, सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, अब ये प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा चाहे तो उसकी जांच खुद करे या करवा ले, कोई कमेटी बना के करवा ले।
जांच के बाद यह सदन भी यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तभी महाभियोग को सफल माना जाएगा और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 62 यानी 62। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद में यदि रिक्ति आती है, आकस्मिक रिक्ति आती है, यानी 5 साल पूर्ण होने से पहले यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तो उसे हर हाल में 6 माह यानी पद समाप्त होता है। देखिए, यदि कोई राष्ट्रपति है उसका पद समाप्त हो जाता है तो उसके पद समाप्त होने के 6 माह के भीतर ही चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए। दूसरा दिया है यदि मृत्यु, पद त्याग या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी दशा में उसका चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। किसी भी हाल में 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। और ऐसे जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो पूर्ण काल के लिए चुने जाएंगे, यानी पूरे 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, न कि शेष समय के लिए। तो ये था अनुच्छेद 62 जिसमें राष्ट्रपति के पद में रिक्ति से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें दिया गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति है वो उसका पद समाप्त हो गया है तो पद समाप्त होने के 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। और दूसरा दिया गया है यदि मृत्यु के कारण या महाभियोग के कारण या उसने पद त्याग दिया है तो ऐसी हालत में 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।